हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लगातार आपका बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। आप लोग जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, जिस भी तरीके की आपकी पढ़ाई चाहिए, वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड हमने अभी पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया हुआ था बीए फर्स्ट ईयर के होम साइंस का, गृह विज्ञान का पेपर 1 का चैप्टर नंबर 7। एंड आपने देखा होगा पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, लेकिन जब आप एक चैप्टर समझ लेते हैं ना, कई सारे यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्टिव टाइप भी हो गया है अभी, तो अगर आप एक चैप्टर समझे रहेंगे तो उससे रिलेटेड अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप बता सकते हैं, एंड सब्जेक्टिव पूछेगा तो भी आप आसानी से लिख पाओगे। इसलिए इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके चाहे ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट पेपर या सब्जेक्टिव है, ये आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, इसका नाम है आपका घर की योजना, परिवार का आय और उसकी आवश्यकता, यानी कि घर को कैसे चलाना है, कैसे फाइनेंशियली इसको मैनेज करना है कि घर खुशहाली पूर्वक चल सके। उसके लिए जो मौद्रिक मैनेजमेंट है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो कैसा होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में हमें बात करनी है। तो अगर इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार वीडियो को लाइक करो, चैनल पे विजिट करके देखो। अगर आप पहली बार आए हो तो ये चैनल अगर आपके लिए वैल्यूएबल लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। ओके, तो परिवार की आय और आवश्यकता के बारे में बात करना है, क्योंकि देखो कि धन, किसी भी परिवार को अगर खुशपूर्वक रहना है तो उसकी एक आधारशिला है, उसकी एक आधारशिला मतलब कि उसके अलावा वो अगर नहीं है तो परिवार खुश नहीं रह सकता, उसको प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। किसी भी परिवार की मतलब एक इतनी आय तो होनी चाहिए जिससे उसकी बेसिक नीड पूरी हो सके। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, और इसमें जो आय होता है ना, इसमें केवल पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उसमें और भी चीज़ें की इंपॉर्टेंस होती है। इसी वजह से परिवार का जो आय है ना, उसमें मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मनोवैज्ञानिक आय, इन सभी चीज़ों को सब करके बनाया गया है कि ये सारी चीज़ें ही मनुष्य की आय की एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो ये सारा कुछ क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आइए अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले जो घर की आय है, पारिवारिक आय है, उस पर अपना विचार रखते हुए निखिल और राशि महोदय क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं और संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसके आवश्यकताओं के निर्वाह में आता है। यानी कि इनके कहने का अर्थ क्या है कि परिवार की जो आय है ना, वो मुद्रा के फॉर्म में हो सकती है, वो वस्तुओं के फॉर्मेट में हो सकती है, कि पैसे के रूप में हो सकती है, जो कि हम एक तरीके से जो कॉइन्स या फिर आप नोट के रूप में जो कहते हैं ना, जिस तरीके से आप पैसे प्राप्त करते हैं, जो कि करेंसी के रूप में हो सकता है। वस्तुओं के रूप में हो सकता है, आपके पास लाइबिलिटीज हो, यानी कि वस्तुओं के रूप में क्या हो सकता है कि जैसे कि आपके पास हर एक चीज़ जो भी आपको खाने के लिए आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें आपके पास भरी पड़ी हैं, वस्तुएं आपके पास हैं। जो भी आपको घूमने का दिल कर रहा है, आपके पास गाड़ी मोटर है, आपके पास पेट्रोल पंप है, पेट्रोल डलवाने के लिए, डीजल डलवाने के लिए आप वहाँ पर पेट्रोल डीजल डलवाते हो, आपके पास गाड़ी है, आप घूमते हो, आपको पैसे की ज़रूरत क्या है? तो वस्तुएं भी क्या है, आपकी आय का ही एक स्रोत है। सेवाएं, कि आपके पास कुछ सेवाएं हैं, जैसे मैंने कहा पेट्रोल पंप है आपके पास कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो कि मतलब आपकी लाइफ में हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हो गया। अगला चीज है आपका संतोष, कि हाँ मेरे पास जितना है मैं खुश हूँ। ये भी अपने आप में एक बड़ी आय का बहुत बड़ा स्रोत है, कि जब तक आपके पास संतोष नहीं है ना, आपके पास करोड़ों आ जाए फिर भी आप अगर खुश नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? आपके पास आय मतलब क्या, कुछ रह ही नहीं गया। अगर आप खुश हैं तो आपके पास 10,000 20,000 भी आ रहा है, आपकी आय एनफ है। ओके, तो कई सारी चीजें एक परिवार के आय में जुड़ जाती हैं, जो कि परिवार के अधिकार में उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसका निर्वाह करने के लिए ये चीजें आती हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि पारिवारिक आय होती क्या है। अब बात करें पारिवारिक आय की विशेषताएं क्या है, कि पारिवारिक आय किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, कैसे कैसे उसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, इसमें आती है आपकी राष्ट्रीय विशेषता इसकी, कि अगर किसी राष्ट्र की ग्रोथ हो रही है, एक राष्ट्र बढ़ रहा है, एक राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय है वो अगर वृद्धि हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है, तो व्यक्ति की आय में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। क्योंकि राष्ट्र की आय बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा, तो लोगों का खरीदने का तरीका बढ़ेगा, लोगों की खरीदारी बढ़ेगी, आय व्यय बढ़ेगा। तो राष्ट्रीय आय अगर वृद्धि हो रही है तो जो आय होगी उनकी पारिवारिक आय वो भी वृद्धि होगी। दूसरा चीज है आपका एजुकेशन। ये अक्सर देखा गया है कि जो एजुकेटेड पीपल है उनकी आय अक्सर अधिक होती है, और जो अनएजुकेटेड लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनको लेबर का काम होता है तो उनकी आय अपने आप ही कम हो जाती है। तो शिक्षा भी कहीं ना कहीं पारिवारिक आय को डिफाइन करता है। व्यवसाय भी डिफाइन करता है कि आप कौन से व्यवसाय में हैं। आप देखते हैं अगर कोई उद्योग के व्यवसाय में है, कुछ चीज़ें फैक्ट्रीज कुछ किसी की लगी हुई है, कोई डॉक्टरी बिजनेस में है, कोई जो है लायर है, तो मतलब आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस भी डिफाइन करता है कि आपके परिवार का आय कैसा होगा। अगर आप एक बहुत छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी आय बहुत बड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ का अभी इस समय अगर आप कहोगे कोई आप एक बहुत
चीज़ को लेकर के अगर आप कुछ कर रहे हो, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो एंड आप उसको सेल कर रहे हो, तो आपकी आय इतनी नहीं हो सकती कि आप दुनिया के जो है वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सन हो जाए या सबसे ज़्यादा रिचेस्ट हो जाए, नहीं हो सकता। लेकिन जो अभी इस समय टेक्नोलॉजी के बेस करके ऑनलाइन चीज़ें जो है, जो डिजिटल फॉर्म में है, उस चीज़ को जो सेल कर रहा है वो दुनिया में टॉप पर है। तो कहीं ना कहीं आपका व्यवसाय डिफाइन करता है कि आपकी आय कैसी होगी। अगला चीज है आपका आय अर्जित करने वालों की संख्या, यानी कि एक परिवार की आय इस चीज पर भी डिपेंड करती है कि उस परिवार में जो कमाने वाले लोग हैं वो कितने लोग हैं। अगर एक परिवार 10 लोगों का है और एक आदमी कमा रहा है, अगर वो 1 लाख भी कमा रहा है तो भी क्या होगा, 10-10 हज़ार रुपये ही आय कम हो गया, आय कम हो गई लोगों की। और एक परिवार है जिसमें 10 लोग हैं, जिसमें 5-6 लोग कमा रहे हैं, 1-1 लाख कमाएंगे, 5-6 लाख होगा, तो जिससे परिवार की आय क्या होगी, बढ़ेगी। तो लोगों की संख्या की, कौन कमाने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी डिफाइन कर दिए। अगला चीज है एज, यानी कि एक परिवार में जो लोग हैं उनकी एज क्या है, क्या वो सब ज़्यादातर उसमें बच्चे, अगर 10 लोगों का है उसमें 3-4 बच्चे हैं, 2-3 बूढ़े लोग हैं, 2 लोग कमाने वाले हैं, तो मतलब कि उसमें जो आयु है वो भी डिफाइन करती है एक परिवार की आय। अगर एक कमाने वाले लोगों के कैटेगरी के लोग हैं तो उस परिवार की आय ज़्यादा होगी, और जहाँ पर केवल खाने वाले या बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो क्या होगी, परिवार की आय कम हो जाएगी। तो आयु भी एक डिफाइन करता है परिवार को। अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियां भी परिवार के आय को डिफाइन करती हैं। जैसे कि अगर एक परिवार है, किसान है, और उस अच्छे तरीके से बरसात हो रही है, अच्छे तरीके से जो भी मौसम की आवश्यकता है वो सारा कुछ हो रहा है, फसल अच्छे तरीके से लगा हुआ है, तो उसकी आय अपने आप बढ़ेगी। और अगर डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गया या फिर सूखा पड़ गया, तो उसकी आय अपने आप, उसकी आय के स्रोत कम हो जाएगी। तो प्राकृतिक जो परिस्थितियां हैं, अभी कोविड आ गया था, कोविड की वजह से हजारों करोड़ों लोगों का क्या हुआ, पूरा व्यवसाय चौपट होकर के रख गया। तो प्राकृतिक जो परिस्थितियां हैं अगर वो अनुकूल हो गई तो परिवार की आय बढ़ जाती है, प्रतिकूल हो गई तो परिवार की आय घट जाएगी। तकनीकी और औद्योगिक विकास, यानी कि आप अपने जो भी आपकी आय का स्रोत है, अगर उसमें आपने तकनीकी और उद्योग का विकास कर लिया है तो आपकी आय क्या होगी, बढ़ जाएगी। एंड अगर उसका विकास कम हो गया है, आप तकनीकी का, उद्योगों का जो है यूज नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी आय कम हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं पारिवारिक आय को, कि अगर ये सारी चीजें एक हिसाब से, एक अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है तो जो है एक व्यक्ति की, एक परिवार की आय बेहतर हो सकती है। अब आइए बात करते हैं जो पारिवारिक आय है, इनके टाइप्स के बारे में, कि पारिवारिक आय को आप किन किन फॉर्म में देख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज इसमें बात किया गया है मौद्रिक आय। मौद्रिक आय क्या होती है, तो मौद्रिक आय ऐसी आय है जो एक व्यक्ति को, एक परिवार को मुद्रा के रूप में मिलता है, करेंसी के रूप में मिलता है। कि हाँ, अगर 1 लाख उसकी आय है तो 1 लाख उसको क्या हो रहा है, कैश के रूप में मिल जा रहा है, करेंसी के रूप में मिल रही है, वो आय कहलाएगी मौद्रिक आय। जैसे एक व्यक्ति कहीं पर जा रहा है, लेबर कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई CEO है या कहीं पर नौकरी कर रहा है, तो उसको जितना रुपया पैसे के फॉर्म में मिल रहा है, मुद्रा के फॉर्म में मिल रहा है, वो कहलाएगा आपका मौद्रिक आय। एंड दूसरी आती है आपकी वास्तविक आय। अब वास्तविक आय में क्या आता है आपका, वास्तविक आय में आपकी ये मौद्रिक आय भी आ जाएगी, और इसके अपने 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका प्रत्यक्ष आय, एक होता है आपका अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय क्या होता है, प्रत्यक्ष वास्तविक आय ऐसा आय है जो कि आपके पास पहले से कोई चीज है, आपके पूर्वजों का कुछ चीज है, कुछ लॉयल्टीज है, कुछ जगह है, कुछ आपने रेंट पर कोई चीजें दे रखी है, वहां से कुछ पैसे आ रहे हैं, जिसके लिए आप पैसे मतलब जो है जाकर के ही काम नहीं कर रहे हो, लेकिन वो चीजें आ रही हैं। एक होता है आपका, आपने कुछ पैसे लगा करके आपने फ्रिज ले लिया है, अपने घर में गाड़ी ले आए हैं, पैसा खर्च करके, मुद्रा खर्च करके जो आप लेकर के आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके पैसे का एक पार्ट है। जब किसी की संपत्ति के बारे में बता किया जाता है कि इसके पास कितना रुपया है, कितना पैसा है, इसकी आय कितनी है, या इसके पास कितना ज़्यादा वेल्थ है, तो वो उसकी एक एक चीज़ को देखा जाता है कि उसके घर में कौन कौन से सामान है, उसके कितने फ्लैट हैं, उसकी कितनी गाड़ियाँ हैं, उसका कितना इन्वेस्टमेंट है, मतलब सारी चीज़ें मिला करके एक व्यक्ति के वेल्थ को नापा जाता है। तो वास्तविक आय में क्या आ जाएगा, उसका प्रत्यक्ष आय, उसका अप्रत्यक्ष आय, उसका मौद्रिक आय, कि सारी आय मिलाकर के एक वास्तविक आय बनती है। कि हाँ, उसके पास हो सकता है कि उसके पास हर एक वस्तुएं बहुत ज्यादा हों, उसके पूर्वजों ने उसके लिए बहुत सारा लॉयल्टी छोड़ गए हैं, अब वहां से उसके पास पैसे आ रहे होंगे, या वहां से उसको सारी सुख सुविधाएं मिल जा रही हैं, जिसके लिए उसको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जहां भी जो भी चीज की आवश्यकता है उसको चीजों के रूप फॉर्म में मिल जा रहा है, उसको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। एंड अगली चीज आती है आपकी मनोवैज्ञानिक आय, यानी कि ये बहुत बड़ी चीज है दोस्त, कि अगर एक व्यक्ति लाख कमा रहा है लेकिन उसकी मनोवैज्ञानिक आय यही है कि यार ये तो बहुत कम है, ये तो मैं कुछ हो नहीं पा रहा है, इसमें नहीं है, तो मतलब कि एक व्यक्ति को जो माइंडसेट है वो कितने पर जाकर के संतुष्ट हो जा रहा है, एक संतुष्टि का लेवल है जिसके अंदर ये चीज जितना ज्यादा होगी उसके लिए
कम आय भी क्या होगा, ज़्यादा दिखेगा। और जिसके पास वो लेवल नहीं है, जिसमें व्यक्ति का मतलब संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, उसको मतलब चीज़ें आ रही हैं, उसको लग रहा है कि हाँ उसके पास लाखों करोड़ों आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है यार बहुत कम है मेरे पास, और भी मेरे पास होना चाहिए और होना चाहिए, मतलब संतुष्टि की भावना नहीं आ पा रही है, तो उसकी क्या है, आय कम है। और अगर आपकी 1 लाख पे संतुष्ट हो गए तो आपका वो बहुत ज़्यादा है। तो आपकी आय कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट पर डिफाइन करती है, आपकी फैमिली के माइंडसेट पर डिफाइन करती है कि हाँ इतना चीज़ हमारे लिए ठीक है या नहीं है, हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो आप कितना भी आपके पास हो जाएगा तो उसके लिए और भी चाहत बढ़ती रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं 3 टाइप्स हैं, मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मनोवैज्ञानिक आय, किसी भी आय के परिवार के आय के स्रोत हैं ये। तो इस तरीके से हमने देखा कि परिवार की घर की योजना चलाने के लिए परिवार की आय और उनकी आवश्यकताएं, उनकी नीड्स पूरी होनी चाहिए। और आय का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसमें मुद्रा आता है, वस्तुएं आती हैं, सेवाएं आती हैं और संतोष आता है। ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिक्स होती हैं और ये अच्छे तरीके से रन कर रही हूँ तो व्यक्ति की परिवार की आय क्या है, बेहतर है, और परिवार की आवश्यकताएं, नीड्स उसकी पूरी होंगी तो उनमें सुख सुविधा अपने आप आएंगे, चीजें आएंगी, खुशियां आएंगी। ओके, तो ये था दोस्त हमारा आज का 7th चैप्टर। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी कमेंट्स है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट के फॉर्म में हमसे पूछ सकते हैं। आई होप तुम्हें पसंद जरूर आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।